Hello, greetings to all. Myself Grish Hiran Lassi. I am taking today your topic of advantages of mutual funds. तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो हिंदी में होगा। आज हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, लोग क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको क्या बेनिफिट्स उनसे होते हैं। तो सबसे पहला आज हम एडवांटेज देखेंगे म्यूचुअल फंड का, वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो मैनेज किए जाते हैं बाय प्रोफेशनल्स हु आर कॉल्ड एज फंड मैनेजर्स। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करती है जो होते हैं फंड मैनेजर्स। तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। उनको अच्छा खासा एकेडमिक नॉलेज होता है, जैसे ये लोग CFA होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या MBA इन फाइनेंस होते हैं। और न सिर्फ एकेडमिक बल्कि इनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है 10 15 20 साल का, और इसके अलावा इनको फिनेंस का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। तो हमारा जो फंड है वो म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है? एक प्रोफेशनल मैनेज करता है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो ये एक बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। और म्यूचुअल फंड का दूसरा फ़ायदा है अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। जैसे अगर एक आम आदमी है, उसके पास 1,000 रुपया है, अगर वो खुद जाके इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो फिर 1,000 रुपये में से वो कितने कंपनियों के शेयर्स खरीद पाएगा? वो ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स खरीद नहीं पाएगा, करेक्ट। वो 1 2 4 5 कंपनियों के शेयर्स खरीद पाएगा, ओके। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर वो 1,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जिसके पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ है, तो ये 1,000 रुपया जो है वो 50,000 करोड़ का एक हिस्सा बन जाता है, करेक्ट। तो उससे उसका जो 1,000 रुपया है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे मान लीजिए, इसका बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक आम आदमी ने 1,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड के पास 50,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी है। तो ये 1,000 रुपया उस 50,000 करोड़ का क्या बन गया? हिस्सा बन गया। अब वो फंड मैनेजर ने उस 50,000 करोड़ में से 100 कंपनीज के शेयर्स खरीदे। तो इस आम आदमी का 1,000 रुपया उन 100 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। जबकि ये अगर खुद जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता तो कभी भी 100 कंपनीज के शेयर्स ये नहीं खरीद पाता 1,000 रुपये में से। तो इसका 1,000 रुपया 100 कंपनीज में इन्वेस्ट हो गया। अगर वो 100 कंपनीज में से कोई एक आधा कंपनी परफॉर्म नहीं भी करती है तो इसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन 1,000 रुपया अगर उसने खुद जाके मार्केट में इन्वेस्ट किया होता और सिर्फ 3 कंपनियों के शेयर खरीद पाया होता, वो 3 में से अगर 1 या 2 कंपनी डूब गई या उसका रिटर्न्स अच्छे से नहीं आया तो फिर इसको काफ़ी नुकसान होने का चांस था उसके अंदर, करेक्ट। तो आपको म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो बहुत सारी कंपनियों में डाइवर्सिफाई हो जाता है। तीसरा बेनिफिट इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो जैसे इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें, जहाँ पर 1,000 रुपया इस आम आदमी ने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जिसके पास ऑलरेडी 50,000 करोड़ का एक AUM है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं। तो वो 50,000 करोड़ का जो फंड है, उसका जो फंड मैनेजर है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकता है। तो एक आम आदमी अगर किसी शेयर ब्रोकर के पास जाएगा तो उसको ब्रोकरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ब्रोकर को पता है कि इस आम आदमी के पास उतना ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा नहीं, तो वो ब्रोकर उतना निगोशिएट नहीं करता है। लेकिन अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी किसी ब्रोकर के पास जाएगी 50,000 करोड़ का फंड लेके, तो ब्रोकर जो अपनी ब्रोकरेज कॉस्ट है काफ़ी कम कर देता है, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली रिटेल इन्वेस्टर को, जो एक आम आदमी है, उसको मिलता है जिसने उस फंड में इन्वेस्ट किया है। दूसरा, इतना बड़ा अमाउंट होने की वजह से जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है अच्छी सैलरीज पे करके, और रिसर्च के ऊपर खर्चा कर सकती है। तो एक आम आदमी 1,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करने जाता है तो वो रिसर्च के ऊपर खर्चा नहीं कर पाएगा, वो किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं कर पाएगा अपने फंड को मैनेज करने के लिए। लेकिन एक म्यूचुअल फंड कंपनी कर सकती है, क्योंकि उसके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ होते हैं, करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है आपको वो है ट्रांसपेरेंसी। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कोई छुपाने की चीज़ नहीं होती है।
आपके पास एसआईटी है, एसएआई है, किम है, फैक्टशीट है, वेबसाइट है, जहां आप जब चाहें किसी भी स्कीम का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उसके रिटर्न्स देख सकते हैं, उसका रिस्क फैक्टर्स देख सकते हैं, उसके फंड मैनेजर कौन है, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। तो हर एक चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट है, आपने कितना पैसा लगाया, उसकी क्या करंट वैल्यू है, कोई भी चीज़ म्यूचुअल फंड में छुपाने लायक होती नहीं है। तो हर चीज़ जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ये एक म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है। उसके बाद जो अगला एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का वो है लिक्विडिटी। तो आपको जब चाहें, अगर ओपन एंडेड फंड है तो आप अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। T+2 बेसिस पर इक्विटी फंड्स में विड्रॉवल होता है। तो आपने आज अगर पैसे विड्रॉ किए तो T+2 के बेसिस पर 2 दिन के बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड से आप कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं अगर ये ओपन एंडेड फंड है। तो अगर क्लोज एंडेड फंड है तो फिर आपको इंतजार करना होगा, वेट करना होगा जब तक कि वो स्कीम का मैच्योरिटी नहीं आ जाता तब तक। ओके। उसके बाद टैक्स डिफरल है। तो जैसे आपने 2023 में इन्वेस्ट किया और आपने पैसे विड्रॉ किए 2030 में, तो आपको जो टैक्स पे करना है वो 2030 में पे करना है। और अगर आपने पैसे विड्रॉ किए 2035 में, तो फिर आपको जो टैक्स पे करना है वो 2035 में करना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाकर शेयर्स खरीदे और आज आपने शेयर्स खरीदे, 3 दिन के बाद आपने बेच दिए और आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट के ऊपर आपकी टैक्स लायबिलिटी उसी फाइनेंशियल ईयर में बन जाती है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उसको सेल किया। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके वो सब प्रॉफिट काउंट होंगे और उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको इमीडिएट, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। जबकि म्यूचुअल फंड में आपकी टैक्स लायबिलिटी जब आप यूनिट्स को विड्रॉ करेंगे, अगर आप 10 साल के बाद यूनिट्स को विड्रॉ करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 साल के बाद बनेगी। अगर आप 15 साल के बाद यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 15 साल के बाद बनेगी। उसके बाद टैक्स बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जिसकी लिमिट होती है 1,50,000 रुपये, जिनको हम बोलते हैं ELSS फंड्स। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो हर एक म्यूचुअल फंड के पास आपको ये स्कीम मिल जाएगी जहां पर आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स में आप छूट पा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट। तो लेकिन ये स्कीम में लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, तो 3 इयर्स तक आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद म्यूचुअल फंड में कई सारे कन्वीनियंट ऑप्शंस होते हैं। आप अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑप्शन होता है, उसके बाद डिविडेंड ऑप्शन होता है जिसको आजकल हम ITCW कहते हैं। सो देर आर आल्सो ट्रांजेक्शन्स वेयर द एबिलिटी टू विड्रॉ ओनली पार्ट ऑफ द मनी। आप चाहो तो अगर पूरा पैसा विड्रॉ नहीं करना चाहते तो आधा पैसा या कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो जब पैसे निकालने की बारी आएगी तो आपको पूरा 1 लाख ही विड्रॉ करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 लाख रुपए में से अगर 3 महीने के बाद आपको 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप 5,000 रुपये भी निकाल सकते हैं, अगर बशर्ते कि वो ओपन एंडेड स्कीम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंफर्ट है। एक बार आपने KYC कर ली, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको KYC करना ज़रूरी है। KYC मतलब नो योर क्लाइंट, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करना होता है। तो वंस यू आर KYC कंप्लाइंट, एक बार आपकी KYC हो गई तो भविष्य में आप आराम से बिना कोई तकलीफ के म्यूचुअल फंड में जब चाहें तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी कंफर्ट है। जैसे जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं भारत में वो सब सेबी के रेगुलेशंस के तहत आते हैं। सेबी जो है ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सेबी की नज़र होती है, सेबी का वॉच होता है। सेबी गवर्नमेंट बॉडी है। तो जो भी म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं जैसे कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज, कस्टोडियंस, RNT एजेंट्स, वो सब सेबी को समय समय पर रिपोर्ट्स देते रहते हैं। सेबी फुल वॉच रखती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे किसी भी इन्वेस्टर को कोई तकलीफ ना हो, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको लेकर। और सबसे आखिर में हम देखेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट।
तो म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमेटिक तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से। तो जैसे अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी आपको उपलब्ध है। जैसे आपने एक अमाउंट फिक्स कर लिया 1,000 रुपया हर महीने का, तो 1,000 रुपया आप हर महीने एक फिक्स डेट पर म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट कर सकते हैं। और आजकल जो नया फैसिलिटी आया है तो ये ऑटो डेबिट फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके बैंक खाते से वो अमाउंट डेबिट हो जाता है और म्यूचुअल फंड के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है और उसके अगेंस्ट आपको हर महीने यूनिट्स मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, 100 रुपये से भी कर सकते हैं, हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बैंक खाते से, जिसको हम कहते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर फिनिश करते हैं, जो था एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू सो मच।